पाकिस्तान के अंदर जो खबर जाएगी उससे इम्पैक्ट तो आता है। ऐसा नहीं है, ये एक सूबे का वज़ीर आला है, वो आया अपने तमाम MPs को लेकर, वो वहाँ पे आकर बैठे हैं, बैठ के वो वहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए, और उसके साथ साथ उनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई ख़त्म की जाए और उनकी मुलाकातें उनकी फैमिली के साथ दोबारा से जारी करवाई जाएँ। अब ये मुतालबा जो है वो अब पता नहीं इनका क्या बनेगा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने इस निज़ाम को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब सिस्टम को फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कोई आदमी मार दिया जाए फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब के अंदर देखें ना आप, कितना नॉर्मल कर दिया इंसानों का कत्लेआम। CCD बंदा उठाती है, बंदा उठा के मार देती है, इकट्ठे कई कई बंदे मार देती है, और मावराए अदालत मार देती है। ना हाई कोर्ट पूछती है, ना सुप्रीम कोर्ट पूछती है, कोई अदालत सवाल जवाब होता ही नहीं किसी जगह पे। तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान में इंसानी ज़िंदगी की कीमत बहुत नीचे ले जाई जा चुकी है, और अब एहतजाज से, ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम को। तो काफ़ी मायूसी है। दफ़ा 144 बहरहाल जो है वो फ़ारिग हो गई, और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे। अब जो आज अडयाला जेल के बाहर लोगों की तादाद बताई जा रही है वो 500 से 700 के बीच में लोग वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जो MPs आए हैं उनके साथ भी 2-2, 3-3, 4-4 लोग तो आए हैं, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। वज़ीर आला है तो 50-60 आदमी उनके साथ भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, बाकी सब भी होता है। तो 500-700 लोग कम से कम इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने धरना दिया हुआ है। मैंने जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं उनसे पूछा कि धरने से कोई फ़ायदा होगा? उन्होंने कहा जी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ये 2 दिन भी बैठे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये खबर बनेगी एक छोटी सी, और पाकिस्तान का मीडिया इसको चलाएगा नहीं, सोशल मीडिया पे इसको फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई ना कोई नया इशू आएगा, ये मामला दब जाएगा। लिहाजा यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। इन्हें चाहिए कि ये रेड जोन में जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जाएं, ये वहाँ पे एहतजाज करें, वहाँ पे जाके अपना मौक़िफ़ रखें, जिससे हुकूमत को और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर बैठ के आप एक सुप्रिटेंडेंट पे दबाव डाल सकते हैं, वो उसका दबाव का फ़ायदा लेकर वो मज़ीद तरक्की ले लेगा कि जनाब मैंने आपकी खातिर ये दबाव उठाया। बहरहाल अडयाला के बाहर की सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। दफ़ा 144 के बावजूद लोग पहुँच गए। हाँ, MNAs नहीं पहुँचे। MNAs को भी दावत दी गई थी कि आपने भी आना। बहुत सारे ऐसे हैं जो आते ही नहीं हैं। कई MNAs हैं जो कभी भी नहीं जाते अडयाला के बाहर, वो जाना भी नहीं चाहते। पंजाब से बहुत सारे MPs हैं जो जाना नहीं चाहते। अब वो लोग नहीं गए, यानी जिस तरह पंजाब से क़यादत को बुलाया गया था, या MNAs को बुलाया गया था, या सेनेटर्स को बुलाया गया था, वो सब लोग नहीं आए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल अफरीदी आए। सुहेल अफरीदी ने कहा जी जो मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया है बात उनकी ठीक है, सारे एक छत के नीचे बैठ जाएं और वहाँ पे बैठकर फैसला कर लें कि करना क्या है, और जो करना है वो मुझे बता दें, फिर मैं जानूँ, मेरा काम जाने, फिर मेरे पे छोड़ दें। सुहेल अफरीदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। देखिए इतना तो मैं जानता हूँ कि सुहेल अफरीदी के पास अगर वो इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं एक जलूस लेकर, तो सुहेल अफरीदी के पास वो मार्जिन नहीं होगा जो अली अमीन गंडापुर के पास था। यानी 2 मरतबा वो लोगों को डी चौक में छोड़कर वापस आ गए। अब कोई भी वज़ीर आला अगर पहुंचता है इस्लामाबाद तो वो डी चौक में अपने कारकुनों को छोड़कर वापस नहीं आ सकता, ये मुमकिन नहीं है। ये उसकी तबाही हो जाएगी, उस शख्स की, उसके ख़ानदान की सियासत की मुकम्मल तौर पर तबाही हो जाएगी। लिहाजा सुहेल अफरीदी ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जनाब आप फैसला करें और फिर मेरे पे डाल दें, आप फिर मैं जानूं, मेरा काम जाने, मैं लोगों को लेकर पहुंचूंगा। अब इमरान खान साहब जो है ना वो इतने आराम से तो आज़ाद होंगे नहीं। सुहेल अफरीदी ने खुद कहा था कि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक नौजवानों की तहरीक खड़ी कर रहा हूँ इमरान खान की रिहाई के लिए। फिर वो तहरीक कहाँ गई उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस तहरीक का बड़ा सख्त नोटिस लिया था, और जो लोग उससे जुड़े हुए थे उन सबको उन्होंने राब्ता किया था और सबको धमकी पहुंचाई थी कि अगर तुम लोगों ने ये काम किया तो ये हमारी रेड लाइन है। नौजवानों को अगर निज़ाम के खिलाफ खड़ा किया, या कोई इनकलाब जैसी सूरत हाल बनाई, या कोई ऐसी तंजीम बनाई जो बज़ौर ताकत इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश करे और एहतजाज करे, तो ये हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और बहुत शदीद किस्म की धमकियां लगाई गई। उसके बाद हमने देखा कि वो मामला ही ठप हो गया, वो पता ही नहीं चला, वो इतने ज़ोरदार तरीके से शुरू किया गया था। और ये एक रास्ता है, याद रखिएगा, ताकत के ज़ोर के बगैर, यानी आप जो मर्जी कर लें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अगर आपने पाकिस्तानियों का हक वापस लेना है तो आपको पाकिस्तानी इकट्ठे करने पड़ेंगे,
और बड़ी तादाद में इकट्ठे करने पड़ेंगे। पाकिस्तानियों को बज़ौर ताकत ही अपना हक वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक वजह है ना, जिसके हाथ में बंदूक होती है ना, उसको नॉर्मल और लॉजिक की बात समझ ही नहीं आती। उसको बात समझाने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी ताकत सामने खड़ी करनी पड़ती है। आप देखें ना, आसिम मुनीर साहब से पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान बात करने लगता है या कोई भी आदमी बात करने लगता है तो वो आदमी की टांगें कांप रही होती हैं, वो डरे हुए होते हैं कि यार पता नहीं क्या, ये आर्मी चीफ हैं, इनकी मर्जी है, जैसे मर्जी मुल्क को चलाते हैं, ये हमारे खिलाफ कोई फैसले ही ना कर दें। हर आर्मी चीफ के दौर में यही होता है पाकिस्तान में। लेकिन जैसे ही हमारा आर्मी चीफ अमेरिका पहुंचता है तो वहां के एक सिंपल से ऑफिसर के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। वहां के सदर के सामने जो है वो इनके मीठे मीठे मुंह बनते हैं। वजह क्या है? वो ताकतवर है। तो जब आप ज्यादा ताकत इकट्ठी करते हैं ना, तो जिसके हाथ में बंदूक होती है फिर उसको बात समझ आना शुरू करती है। तो अवामी ताकत इकट्ठी करनी थी और इसी को इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया था। बहरहाल इमरान खान साहब के वकला की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा साहब के केस में जो उनके वकला हैं, जो बगैर फीस के ये केसेस लड़ रहे हैं, फैसल साहब हैं वकील और दीगर और कुछ लोग हैं उनके साथ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया क्योंकि उनकी सज़ा मुअत्तली नहीं हो रही थी। इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया इमरान खान साहब के वकला ने। इसी तरह ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के वकला ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू किया सज़ा मुअत्तली के लिए। इमरान खान साहब के मामले को 1.25 साल हो गया लगभग, उनका केस ही नहीं लगा सज़ा मुअत्तली वाला। जबकि 3 माह केस जब नहीं लगा, यानी 2 माह से ज़्यादा हो गया, जब केस नहीं लगा ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का, तो उनके वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए और इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाउंड कर दिया कि हम यहां मौजूद हैं, हम केस को पेंडिंग कर रहे हैं, 2 हफ्ते का आपके पास टाइम है, 2 हफ्ते के अंदर आप फैसला करें सजा मुअत्तली के मामले पर। तो उनकी आज़ादी का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान के मामले में उनके वकला यहां तक पहुंचे ही नहीं। देखिए उसकी वजह क्या है? उन्हें लगता है शायद मायूसी है या हिकमत अमली का फुकदान है। करोड़ों रुपया इमरान खान साहब के वकला को, इमरान खान साहब की फैमिली ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इन लोगों ने करोड़ों रुपया दिया, बहुत पैसा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तक नहीं गए। ये अनफॉर्चुनेट है। जबकि 3 महीने के अंदर वो चीज़ हासिल की हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी के वकला ने, जिन वकला ने फीस भी नहीं ली। तो एक तो ये बहुत तनकीद हो रही है इमरान खान के वकला पे। लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के सारे जज इकट्ठे होकर बैठ के भी इमरान खान की रिहाई का फैसला दे देना, एक भी जज ऐसा ना हो जो इस फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखे और पाकिस्तान के तमाम सैकड़ों जज इकट्ठे बैठकर फैसला दे दें इमरान खान साहब की रिहाई का, तब भी इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होनी। क्योंकि इमरान खान साहब कानून की कैद में ही नहीं है। कानून को तो सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब आर्मी चीफ की कैद में है। आर्मी चीफ ने अपनी जिद और अपने मफाद के लिए इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ, और कोई मसला ही नहीं है इसमें, मुल्की मफाद तो है ही नहीं। देखें जितने दिन इमरान खान साहब जेल में, मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। अगर मुल्की मफाद होता तो कोई नजर आ जाता ना। पाकिस्तान का इसमें टके का कोई मफाद नहीं है इमरान खान साहब को जेल में डालने का। इसमें मफाद सिर्फ चंद जर्नैलों का है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका मेन मफाद है और उनकी अपनी जिद है। ये कोई कानूनी मामला नहीं है। पाकिस्तान के सारे जज भी कह देना इमरान खान को छोड़ दो तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को तमाम ऑप्शंस लेने चाहिए, और लेने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि आप जब ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं तो निज़ाम मज़ीद नंगा हो जाता है, क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाती है, लोगों को मज़ीद उनकी थॉट्स के अंदर क्लैरिटी आती है लोगों की, लोग निज़ाम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, और लोगों के अंदर जो एक इनकलाबी सोच है वो पैदा होती है कि ये सिस्टम किस तरीके से ज़्यादतियाँ कर रहा है। नाज़रीन, सिस्टम तो और भी बड़ी ज़्यादतियाँ कर रहा है। अब पेट्रोल के ऊपर 9 माह में जो हुकूमत ने लेवी इकट्ठी कर ली है, ये खबरें आई हैं, ये लगभग 1200 अरब रुपए की लेवी इकट्ठी कर ली इन्होंने। 1200 अरब रुपए की लेवी इकट्ठी कर ली 9 महीनों के अंदर। और बिजली के ऊपर कितना इजाफी टैक्स वसूल कर लिया? 1900 अरब रुपया। 19 खरब एक इकट्ठा कर लिया, 12 खरब एक इकट्ठा कर लिया, तो 3100 अरब रुपया इन्होंने कौम से इजाफी टैक्सेस ले लिए। ये वो पैसा कौम को देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन देना क्यों पड़ रहा है?
कोई रास्ता नहीं है। ये जो हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं ना कि हमें ये लेना पड़ेगा टैक्स, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी बंद हो गया। कारोबारी ज़िंदगी बंद होने की वजह से टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो रहे। हुकूमत चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जब कारोबार चलेगा तो टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो हुकूमत चलाने के लिए पैसा इकट्ठा होगा। तो क्योंकि कारोबार नहीं चल रहा, लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, लोगों को हुकूमत पे भरोसा नहीं है, तो हुकूमत ने आसान रास्ता ढूंढा कि जो चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर इतना टैक्स ले लो कि कुछ ना कुछ करके अपने खसारे कवर करो। और फिर भी अगर खसारा कवर नहीं होता तो भारी भरकम किस्म के बैरूनी कर्जे ले लो, और वो कर्जे पाकिस्तान लगातार ले रहा है। कोई भी आएगा उसको अब यही करना पड़ेगा, जब तक कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, और वो सियासी इस्तेहकाम कम से कम 5 साल तक पाकिस्तान में नहीं रहता। ये 5 से 10 साल लगेंगे कम से कम इस सारी सिचुएशन से पाकिस्तान को निकालने में, जहां पे पाकिस्तान को फंसा दिया गया है। नाज़रीन, अब आ जाए जरा बैन अवी खबरों पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब की है। अभी अमेरिका में सुबह का वक्त शुरू हो गया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आने वाले चंद घंटों में सूरत क्लियर हो जाएगी। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जा सकता है। इस मीटिंग में ये बताया गया है अमेरिकन मीडिया की जानिब से। अमरीकी मीडिया का कहना है कि मीटिंग में नायब सदर JD वेंस, खसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन, ये दोबारा से जो कमांडर हैं वो पहुंच गए, और ये सारे इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और 2 एहलकारों ने इस हवाले से एक दावा किया है अपनी शनाख्त ना बताने पर कि सदर ट्रंप किसी किस्म की फ़ौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। तो जनाब, लड़ाई के ऑप्शन हैं, उनके ऊपर अब गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट दिया। मेरे ख्याल में ईरान जब ये काम करेगा ना, तो उसके बाद ईरान के लिए ख़तरा हमेशा के लिए टल जाएगा। ये बात शुमाली कोरिया को समझ आ गई थी। शुमाली कोरिया को एक मखसूस वक्त में यह समझ आ गई कि अगर वो एटमी कुव्वत ना बना तो अमेरिका उसको तबाह बर्बाद कर देगा और उसके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने एटमी तजर्बात कर लिए। उसके बाद से लेकर अब तक वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं। कोई उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। वो बड़ी मजबूती के साथ अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। गो के शुमाली कोरिया के अंदर एक बदतरीन किस्म की फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, डिक्टेटरशिप है। लोग बहुत तंग हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन है, इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं। ये बातें शुमाली कोरिया के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन एटमी कुव्वत बनने के बाद से लेकर वो अब तक किसी भी बैरूनी जारहियत से महफूज हो गए हैं। ये बात भी एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो ईरान ने कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफसूदगी शुरू हो सकती है। ये एक बड़ी धमकी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ईरान एटमी तजर्बा करने की तरफ भी जा सकता है अगर दोबारा ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि अगर इसकी सरजमीन पर दोबारा हमला किया गया तो तेहरान यूरेनियम की अफसूदगी 90% तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने ये चीज़ अनाउंस की और अपने बयान में कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से किसी नए फौजी कार्रवाई की सूरत में ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल में 90% तक यूरेनियम अफसूदगी भी शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले का पार्लियामेंट में जायज़ा लिया जाएगा और कौमी मफादात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल अटैक करते हैं तो वो कहेंगे जी हमने तो पहले से कह दिया था, और एक जवाब उनके पास होगा कि बार बार हमलों से बचने के लिए हमें दिफाई नुक्ता नज़र से एटमी तजर्बा करना पड़ा है। तो ये अब एक नई सिचुएशन है अमेरिका के सामने, इसको वो कैसे टैकल करते हैं। बहरहाल 4 ईरानी पकड़े गए हैं बूबियान के जजीरे पे। ये एक किराए की कश्ती पे पहुंच रहे थे, और ये जो ईरानी लोग हैं इनका ताल्लुक जो कुवैती सरकार ने बताया, कुवैत के पास है ना ये बूबियान का जजीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले इसका नक्शा दिखाया था। कुवैत के साथ ये बूबियान का एक बहुत बड़ा जजीरा है। इसमें अमरीकी स्ट्रेटेजिक जो है वो एसेट्स भी हैं। अमेरिका ने यहाँ पे अपने हथियार भी रखे हैं, अपनी फ़ौज भी यहाँ पे रखी है, और मुबैना तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है दिफाई नुक्ता नज़र से। तो बूबियान के जजीरे पर 4 लोग पहुँचते हैं ईरानी एक किराए की कश्ती में, जो पकड़े जाते हैं। अब कुवैत ने
ये दावा किया कि ये लोग, इनका ताल्लुक ईरान की पासदारान इनकलाब से है और वो वहाँ जो है कार्रवाई डालने के लिए आए थे और उनके साथ लड़ाई में एक कुवैती फ़ौजी ज़ख्मी भी हो गया। अब वहाँ ये अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुँचाने या जो लड़ाई है उसके सिलसिले में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने या कुछ गोरीला कार्रवाई करने के लिए आए थे, इसके बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं है हमारे पास। लेकिन ये 4 लोग ईरानी पासदारान इनकलाब के बुबियान के जजीरे में पकड़े गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया नादरीन, ये देखें आप, ये एक तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया पे। इसमें अमेरिकन $100 का नोट है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत भी मरीम नवाज़ जैसी होती जा रही है। मरीम नवाज़ को हर तरफ अपनी शक्ल देखनी है, हर तरफ अपना, क्योंकि बहुत ही गैर मकबूल है ना बेचारी। वो उसको लगता है कि मैं अपनी शक्ल देखती हूँ तो मैं मकबूल हो जाती हूँ। वो हर दीवार पे, हर सड़क पे, हर बैनर पे, हर पोस्टर पे, हर इमरजेंसी अस्पताल की, उसके बाहर, हर थाने, हर जगह मरीम नवाज़ की ख्वाहिश है कि उसकी फ़ोटो चिपक जाए। और फ़ोटो चिपकाने के लिए वो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी करती है। मैंने तो यहाँ भी देखा कि एक बैनर जो है मरीम नवाज़ का, वो फ़ौजी भी लगा रहे थे जिस पे मरीम नवाज़ का फ़ोटो चिपका हुआ था। तो मरीम नवाज़ को जैसे बड़ा शौक है अपना फ़ोटो चिपकाने का, तो उसी तरह की ज़हनी हालत ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप की भी है। वो भी बेचारे बहुत गैर मकबूल हैं। अमरीकी तारीख के जो गैर मकबूल तरीन सदूर हैं उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फ़ोटो लगाई है, देखें आप, इस पर 100 के नोट पर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो लगा हुआ है। और इसके अलावा एक खबर और आई थी पिछले दिनों के, वो पासपोर्ट के ऊपर भी अपना फ़ोटो लगाने का मनसूबा बना रहे थे और इसके ऊपर कोई हिकमत अमली थी जिस पे काम हो रहा था, मैंने आपको खबर बताई भी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरगसियत का शिकार हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया में इस पर बहुत तनकीद हो रही है। एक और नादरीन खबर है कि आबना हुर्मुज़ से 4 बहरी जहाज़ गुजरे हैं। ये ऑयल टैंकर्स हैं बहुत बड़े, ये बहरी जहाज़ गुजर गए आबना हुर्मुज़ में से। इन चारों का ताल्लुक चीन से है, यानी चीन का तेल जा रहा है, चीन का रास्ता नहीं रुक रहा और चीन के जहाज़ जो हैं, ऑयल टैंकर जो हैं, वो चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चाइना अपनी बालादस्ती भी साबित कर रहा है, ईरान भी अपना ताल्लुक चीन के साथ जो है वो साबित कर रहा है। ईरान भी नहीं रोकता, अमेरिका भी उन्हें नहीं रोकता। तो चाइना अपना काम जो है वो चालू रखे हुए, जबकि अमेरिका ने कुछ पाबंदियां लगाई चाइनीज़ कंपनी के ऊपर जिन्हें चीन ने रद्द कर दिया।